सो हे एवरीवन, दिस इज़ प्रिया एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज़। इसमें मैं PYQs डिस्कस कर रही हूँ। तो झारखंड कंबाइंड के थ्रू जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, जैसे BSc एग्रीकल्चर हो गया, BSc नर्सिंग हो गया और आपका पैरामेडिकल, तो उसमें जितने भी बायोलॉजी का PYQs है वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो मतलब एक ही बार में आपको लगभग 50 क्वेश्चन डिस्कस्ड हो जाएगा। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन देखते जाना है, उसके साथ साथ सोल्यूशंस में बताते जाऊँगी। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि जैसे इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं। तो एसिटोबैक्टर एसिटाई जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है सिट्रिक एसिड। तो पहला स्टेटमेंट है कि बैक्टर एसिटाई जो है सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, वो सिट्रिक एसिड नहीं एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सेक्रोमाइसिस सर्वाइसिस यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर। तो सेक्रोमाइसिस सर्वाइसिस क्लॉट बस्टर की तरह यूज़ होता है, तो नहीं, ये ऑप्शन गलत है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड ऑप्शन है आपका पेनिसिलियम नोटेटम रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ स्टेफाइलोकोकस। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पेनिसिलियम नोटेटम है वो डिस्कवरी इसी तरह से हुआ था, बिकॉज जब एक साइंटिस्ट जो थे वो स्टेफाइलोकोकस पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ माइक्रोब्स ग्रो कर गया, जिसकी वजह से वहाँ पे स्टेफाइलोकोकस ग्रो नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे वही पेनिसिलियम जो था वो ग्रो हुआ था, इसीलिए वहाँ पे स्टेफाइलोकोकस ग्रो नहीं कर पा रहा था, इसीलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है मेथानोजेंस आर फाउंड इन एरोबिक कंडीशन, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये एनारोबिक कंडीशन में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो चला जाएगा फर्स्ट का, वो चला जाएगा आंसर सी। ठीक है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो ऑप्शंस मैं टिक करते जा रही हूँ, आपको बस ये PPT एक बार देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रीड द स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द राइट ऑप्शन। आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, उसके साथ राइट ऑप्शंस बताना है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो लिखा हुआ है कि ह्यूमन लिवर फ्लूक जो है वो डिपेंड करता है 2 होस्ट पे, इंटरमीडिएट होस्ट पे, और वो दोनों होस्ट कौन कौन से, स्नेल और फिश। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है आपका। ठीक है, 2 होस्ट पे ही डिपेंड करता है, और 2 होस्ट कौन कौन से हैं, स्नेल होता है और फिश होता है। ठीक, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है द लाइफ साइकिल ऑफ एंडोपेरासाइट्स आर वेरी सिंपल बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। लाइफ साइकिल जो होता है एंडोपेरासाइट्स का बहुत ही सिंपल होता है बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन 1 स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 1 चला जाएगा, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में है कि इन डीएनए मॉलिक्यूल में द प्रोपोर्शन ऑफ एडेनिन इन रिलेशन टू थियामिन, जो एडेनिन और थायमिन का रिलेशन है, वेरी करता है विद द ऑर्गेनिज्म। क्या वेरी करता है? तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, वेरी तो नहीं करता। देयर आर 2 स्ट्रैंड्स विच रन एंटी पैरेलल। 2 स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल में और दोनों एंटी पैरेलल होते हैं, एक 5' to 3' और दूसरा 3 to 5। यस, इट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये तो सही कह रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन्स। जो टोटल नंबर है आपका प्यूरिन्स न्यूक्लियोटाइड्स के और पैरिडीन न्यूक्लियोटाइड्स के, वो कभी इक्वल नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। प्यूरिन एंड पैरिडीन न्यूक्लियोटाइड्स के नंबर इक्वल होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है आपका देयर आर 2 स्ट्रैंड्स, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और दोनों 5' to 3' होते हैं, तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें आपको सही स्टेटमेंट बताना था, तो इसमें सही आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर चला जाएगा आपका बी चला जाएगा। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, इसमें आपका यही स्टेटमेंट सही है, बाकी के सारे स्टेटमेंट्स गलत है। तो डीएनए मॉलिक्यूल के लिए यही रिलेटेड ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि फोर्थ क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? वही रॉन्गली मैच्ड है। तो इसमें हमको देखना है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, राइटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू टीआरएनए। इन्फॉर्मेशन डीएनए टू आरएनए जाना, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। तो यस, इट्स ट्रू, डीएनए टू आरएनए इन्फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, मतलब कन्वर्ट जो हो रहा है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, तो ये भी सही है, यूजिंग इन्फॉर्मेशन इन एमआरएनए टू मेक प्रोटीन, तो ये भी सही है। उसके बाद है रिप्रेशर प्रोटीन। रिप्रेशर प्रोटीन क्या करता है, बाइंड्स टू ऑपरेटर टू स्टॉप द एंजाइम सिंथेसिस, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, ये ऑपरेटर से बाइंड करके एंजाइम सिंथेसिस को रोकता है, रिप्रेशर्स। ठीक है, उसके बाद आपका ओपेरॉन में तुम्हारा स्ट्रक्चरल जीन्स ऑपरेटर प्लस रेगुलेटर, नहीं, तो ऑपरेटर प्लस रेगुलेटर नहीं होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट डी तुम्हारा ऑप्शन चला जाएगा बिकॉज इट इज़ इनकरेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको इनकरेक्ट बताना था, वही रॉन्गली मैच्ड बताना था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो
क्वेश्चन नंबर 5 है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हाँ, आपको फिर से गलत ऑप्शन बताना है। देखो, क्वेश्चन बनाते बनाते आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि इनकरेक्ट पूछ रहा है या करेक्ट पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि हाइब्रिड सीड्स मस्ट बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर टू ऑब्टेन द मैक्सिमम एडवांटेजेस टू हेट्रोसिस। तो इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि ये पहला स्टेटमेंट जो है सही है। हाइब्रिड सीड्स जो है मस्ट बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर, हर साल प्रोड्यूस करना पड़ता है टू ऑब्टेन मैक्सिमम एडवांटेजेस ऑफ हेट्रोसिस। ठीक है, नेक्स्ट है हेट्रोसिस इज जो है, हेट्रोसिस इज लॉस्ट बाय इनब्रीडिंग। अगर हम इनब्रीडिंग करवाएंगे तो हेट्रोसिस क्या लॉस्ट हो जाएगा? तो ये भी स्टेटमेंट सही है, हाँ लॉस्ट हो जाता है। ठीक, उसके बाद है अ प्योर लाइन इज अ प्रोजेनी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स। तो जो प्योर लाइन है वो प्रोजेनी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स। प्योर लाइन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो लार्ज नंबर में हेट्रोजाइगस वाले होते हैं क्या? तो नहीं, हेट्रोजाइगस वाले नहीं होते, होमोजाइगस वाले होते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। उसके बाद है जेनेटिक डाइवर्सिटी इज बिंग और इज़ लाइकली टू बी यूज्ड इन इम्प्रूवमेंट। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो यूज़ किया जाता है इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स। तो यस, ये भी ट्रू है। तो इसमें से आपको क्या बताना था? रॉन्ग स्टेटमेंट बताना था, और रॉन्ग स्टेटमेंट आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। तो ऑप्शन सी विल बी द रॉन्ग। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिटर्जेंट डीजेनरेट कोडोन्स। कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? डीजेनरेट कोडोन का एग्जाम्पल नहीं है। तो ल्यूसिन, एलानिन, ट्रिप्टोफैन और ग्लाइसिन। तो इसमें कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? तो वो हो जाएगा सी नंबर, ट्रिप्टोफैन। वो एग्जाम्पल नहीं है कोडोन का, डीजेनरेट कोडोन का। ठीक है, ट्रिप्टोफैन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो इसमें ऑप्शंस हम देख लेते हैं। ये डायसियस फ्लाइज है, मतलब इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होता है। तो हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, मतलब अलग अलग ही होता है, तो मेल और फीमेल तो अलग होता है। उसमें इसमें बोल रहा है कि सेकेंड ऑप्शन द जीनस स्टडीड बाय मॉर्गन फाउंड ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम्स। जो भी जीन स्टडी किए गए थे मॉर्गन से, वो डिफरेंट क्रोमोजोम्स में पाया जाता है। दे सो मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशंस, बहुत सारे इसमें हेरिडिटरी वेरिएशंस होते हैं। एंड दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स। तो इनमें से आपको क्या बताना था कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, मतलब रॉन्ग क्या है मेलानोगास्टर ड्रोसोफिला के लिए? तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही है कि ये डाइसियस फ्लाइज होते हैं, इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होता है, तो ये भी सही है। सेकेंड ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि वो जो जीन्स स्टडी किया गया था मॉर्गन से, वो सेम टाइप के क्रोमोजोम्स में पाए गए थे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी थर्ड भी सही है और फोर्थ भी आपका स्टेटमेंट सही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 2 दिया हुआ, उसके बाद आप राइट ऑप्शन बताओ। ड्यू टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पाउज्ड मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से जो पाउज्ड मैमल्स थे ऑस्ट्रेलिया के, वो सर्वाइव कर गए। तो उसमें आपको देख लेना है कि हाँ, ये सही है आपका स्टेटमेंट कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से ही पाउज्ड एनिमल्स जो हैं, मैमल्स जो है, वो सर्वाइव कर गए। नेक्स्ट उसके बाद है आपका स्टेटमेंट 2 कि साउथ अमेरिका ज्वाइन द नॉर्थ अमेरिका ड्यू टू कॉन्टिनेंटल। साउथ अमेरिका जो है नॉर्थ अमेरिका के साथ जुड़ गया बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो ये भी आपको देखते जाना है। मैं थोड़ा सा फास्ट लेके चल रही हूँ बिकॉज एक बार में आपको 50 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाली हूँ, तो मैं जितना हो सके एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। आप बता देना, अगर फास्ट है तो थोड़ा आप स्पीड कम कर सकते हो, अदरवाइज़ आप देख सकते हो स्पीड के साथ भी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई द मिसमैच वन। इसमें से आपको मिसमैच बताना है। तो इसमें से क्या अलग है, मतलब मिसमैच्ड है? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हॉन्टेड विद द स्टोन वेपन्स। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस होते हैं क्या हॉन्टेड वेपन से मतलब हंटिंग करते थे? तो हाँ सही है, स्टोन वेपन से हंटिंग करते थे। होमो हैबिलिस जो है उनका ब्रेन कैपेसिटी 650 सीसी होता है, तो ये भी सही है, होमो हैबिलिस का 650 सीसी होता है। उसके बाद होमो इरेक्टस क्या मीट खाते थे? तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इनमें से आपको रॉन्ग बताना है। तो मॉडर्न मैन जो है वो अबाउट 10,000 ईयर्स बैक आया था, तो नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, 10,000 बैक नहीं आया था। तो 9 का जो ऑप्शन चला जाएगा, आंसर नंबर डी चला जाएगा। तो आंसर मैं डिस्कस करते जा रही हूँ। नाउ द क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ओनली बैक्टीरियल डिजीज़। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें सिर्फ बैक्टीरियल डिजीज़ बताया जा रहा है? तो बैक्टीरियल डिजीज़ इसमें हम देख लेना है, जैसे क्लोरेला आपका जो है वो बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। टाइफाइड भी है, न्यूमोनिया भी, ये तीनों जो है बैक्टीरियल डिजीज़ के एग्जाम्पल है। अगर मलेरिया देखा जाए तो वो प्रोटोजोवन डिजीज़ का होता है, एड्स वायरल डिजीज़ का आता है, ठीक है। तो क्लोरेला तो फिर बैक्टीरिया, मतलब ये ऑप्शन चूज़ करना जिसमें सारे बैक्टीरियल ही हों। तो पहला ही ऑप्शन मिल गया जिसमें हमें तीनों बैक्टीरियल
बैक्टीरियल डिजीज़ मिल गया। बाकी आगे देख सकते हो कि टाइफाइड तो ठीक है, बट इन्फ्लुएंजा एक वायरस है, वायरल डिजीज़। डायबिटीज़ तुम्हारा हेरिडिटरी डिजीज़ होता है। सिफिलीज तो तुम्हारा ये भी क्या बोल सकते हो, वायरल डिजीज़ है। इसीलिए इसमें मलेरिया भी प्रोटोजोवन है। तो इसमें वही ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है आपका, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। क्लोरेला, टाइफाइड एंड न्यूमोनिया, दीज आर द बैक्टीरियल डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाइवर्सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ग्रुप्स आर मैक्सिमम, किसका डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है। तो इसमें ऑप्शंस में आपके फिशेज़ है, एल्गे है, फंजाई है एंड द एम्फीबियंस है। तो आपको देख लेना है कि इसमें सबसे ज़्यादा फंजाई का डाइवर्सिटी मैक्सिमम होता है। तो कौन सा ग्रुप का डाइवर्सिटी मैक्सिमम है, तो फंजाई का मैक्सिमम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि द ओशनिक कार्बन रिजर्वर कंस्टिट्यूट, कितना ओशन में कार्बन का रिजर्वॉयर होता है। तो 49, 71, 50 और 79। तो ऑप्शन आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 71% जो होता है वो कार्बन प्रेजेंट होता है इन द ओशंस। तो ये आपको एनसीईआरटी का डिट्टो लाइन है, बस याद कर लेना है, तब आप यहाँ पे ऑप्शन मार सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 जो है, व्हेन रिकॉम्बिनेंट्स टाइप्स ऑफ द टाइप्स आर फॉर्म्ड, कब रिकॉम्बिनेंट टाइप्स बनते हैं। तो व्हेन द जीन्स आर लोकेटेड वेरी नियर टू अनदर ऑन क्रोमोसोम, जो जीन्स लोकेटेड है बहुत ही अगर क्लोज है तब। उसके बाद मोर रिकॉम्बिनेंट्स बनाना है, तो क्लोज रहेगा तो वहाँ लिंकेज ज़्यादा पॉसिबल है, इसलिए रिकॉम्बिनेंट्स का नंबर कम हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो नहीं होना चाहिए। जीन्स आर लोकेटेड फार अवे फ्रॉम वन अदर, हाँ ये सही हो सकता है कि अगर दूर दूर है तो वो पॉसिबल है कि वहाँ पे लिंकेज कम होगा तो रिकॉम्बिनेंट्स ज़्यादा बन जाएंगे। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है कि क्रॉसिंग ओवर इज़ वेरी लेस, क्या क्रॉसिंग ओवर कम होना चाहिए। तो ये भी क्रॉसिंग ओवर अगर कम हुआ तो फिर नहीं होगा। द जीन्स आर लोकेटेड ओनली ऑन द वाई क्रोमोसोम, तो ये भी ऑप्शन गलत। तो इसमें आपका चला जाएगा क्या आंसर नंबर 13 का चला जाएगा बी। तभी पॉसिबल है नया, मतलब मोर रिकॉम्बिनेंट्स तभी पॉसिबल है जब जीन्स जो है दूर दूर रहे, तभी पॉसिबल होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। तो उसमें हम देख लेंगे आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन शोइंग द ब्लड ग्रुप्स विद द रिस्पेक्टिव एंटीजन, शुगर्स एंड एंटीबॉडी जेनेटिक जेनोटाइप्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। तो हम लोग को बस बताना है इसमें क्या स्पेशल कैरेक्टर, क्या ब्लड ग्रुप है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ब्लड ग्रुप ए है, तो ब्लड ग्रुप ए में जो एंटीजन प्रेजेंट होगा तो वो ए का ए ही प्रेजेंट होना चाहिए और एंटीबॉडी बी होना चाहिए। तो यहाँ पे तो पहला स्टेटमेंट मतलब पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ एंटीजन बी आ गया। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसका एंटीजन ए बी ही होना चाहिए, तो ये भी गलत है क्योंकि यहाँ ए आ गया। उसके बाद अगर थर्ड ऑप्शन देखें तो आपका इसमें थर्ड ऑप्शन जो है, अगर ए भी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ठीक है। उसका एंटीबॉडी कुछ नहीं होगा, नन होगा, और उसमें आई ए आई बी सही है, कोडोमिनेंस। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट चला जाएगा। उसके बाद अगर आगे देख लेते हैं ऑप्शंस, तो जैसे ओ है तो उसमें नाइदर ए और बी, बोथ ए एंड बी। तो इसमें ओ है मतलब इसमें एंटीजन कुछ नहीं होगा, मतलब ए और बी नहीं होगा, ठीक है। बोथ ए एंड बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये आई ओ ओ और ये यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल तुम्हारा क्या हो गया कि ये यूनिवर्सल डोनर है। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा वो, अगर सी एंड डी में अगर देखा जाए तो डी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। इसमें डी जो होगा वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अगर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक फीचर भी पूछ रहा है ना कि स्पेशल कैरेक्टर क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सी नंबर और डी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, बट मोस्ट करेक्ट अगर पूछा जाए तो यूनिवर्सल डोनर वाला ज़्यादा सही है। तो डी विल बी द मोर करेक्ट आंसर। तो 13 ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में हम देख लेते हैं, इसमें मिसमैच बताना है। तो आपको कोडोन के कौन सा अमाइनो एसिड कोड करता है वो याद रहना चाहिए। सी यू यू कोड करता है ल्यूसीन को, जी जी यू जो है ग्लाइसिन, जी सी यू अलानिन, जी ए वैलिन। तो इनमें से आपको बता देना है। तो 15 का जो आंसर चला जाएगा वो डी हो जाएगा। जी ए जो है वैलिन को नहीं कोड करता, बाकी सारे सही हैं। द सी यू यू दैट इज़ ल्यूसीन, जी जी यू दैट इज़ ग्लाइसिन एंड जी सी यू दैट इज़ अलानिन। तो सारे कोडोन्स को रटना तो कोई ज़रूरी नहीं है और हम कभी ऐसे ही याद करने के लिए प्रेफर भी नहीं करेंगे। ज़्यादा बेटर यही होगा कि आप ऑप्शन से जो आपको सामने दिख गया उसे याद कर लो बस। सी यू यू दैट इज़ द ल्यूसीन, सी यू यू एंड देन जी जी यू दैट इज़ द ग्लाइसिन एंड जी सी यू दैट इज़ द एलानिन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ये तो है ही भाई, क्योंकि एड्स तो सबसे पहला आपको लर्न होना चाहिए। ट्राइकोमोनियासिस भी होगा, सिफिलिस भी होगा, टिटनस नहीं है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा आपका 16 का डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द वॉर्म ऑफ द मदर द फर्स्ट हार्ट साउंड ऑफ द फीटस कैन बी हर्ड बाय द स्टेथोस्कोप। जो भी है मदर के वॉर्म में अगर
देखा जाए तो फर्स्ट हार्ट साउंड कब आता है, तो फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, क्या थर्ड मंथ, क्या फिफ्थ मंथ। तो आपको याद होना चाहिए जब आप रिप्रोडक्शन चैप्टर क्लास 12 का पढ़े होगे तो जो फर्स्ट हार्ट साउंड है वो फर्स्ट टाइम ही आ जाता है, मतलब फर्स्ट मंथ में ही आ जाता है। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर आ जाता है। स्टेटमेंट आपको पढ़ना है, उसके बाद राइट ऑप्शन बताना है कि माइल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इज इंड्यूस्ड बाय द, जो है हल्का फुल्का फीटल इजेक्शन आता है बाय द प्लेसेंटा विच इज इंड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द ओवरी। ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है फ्रॉम द ओवरी। ओवरी से तो ऑक्सीटोसिन नहीं निकल सकता, ऑक्सीटोसिन का तो आपका हाइपोथैलेमस में से निकलता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, 18 का आंसर सी हो जाएगा। दैट इज स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 तो सही है भाई, लेकिन 2 गलत है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो है वो आपका हाइपोथैलेमस से निकलता है, ना कि ओवरी से निकलता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना पर्टेनिंग टू द कॉन्ट्रासेप्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग। तो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया इज द इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। तो पहला स्टेटमेंट तो भाई सही है। सर्जिकल इंटरवेंशन ऑफ द ब्लॉक्स, सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स द गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयरबाय प्रिवेंट द कंसेप्शन। अगर सर्जिकल इंटरवेंशन करवा दिया जाए तो जिसकी वजह से क्या होगा कि गैमेट्स का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से कंसेप्शन भी नहीं हो पाएगा। तो ये स्टेटमेंट हम एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स पहले देख लेते हैं, उसके बाद जानेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा गलत है। तो ये भी स्टेटमेंट मोस्टली सही लग रहा है, तो आगे बढ़ जाते हैं। पील्स इनविट द ओव्यूलेशन। पील्स अगर कोई लेता है तो उसके वजह से ओव्यूलेशन बंद हो जाता, मतलब ओव्यूलेशन नहीं होता और साथ ही साथ इम्प्लांटेशन नहीं होता है, एज वेल एज तुम्हारा क्वालिटी भी जो है सर्विकल म्यूकस का वो भी चेंज हो जाता है। दैट रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म, जिसकी वजह से स्पर्म का एंट्री रिटार्ड हो जाता है। आईओडीज आर यूजफुल ओनली बिफोर द, नेक्स्ट ऑप्शन है कि आयोडीज जो होता है वो तभी यूज़फुल होगा जब बिफोर द क्वाइटस। तो नहीं, ये तो गलत बात है। मतलब इसमें से आपको स्टेटमेंट कौन सा बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। तो स्टेटमेंट डी जो है आपका वो क्या हो जाएगा, यही स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। तो इसमें गलत ही स्टेटमेंट बताना है, तो आपको गलत याद रख लेना होगा, आंसर नंबर डी चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ फ्रूगिवोर्स बर्ड्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। तो ये सारा एकदम क्या बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट बेस्ड, मतलब स्टेटमेंट क्या डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। तो डेटा याद रहा तो आप ऑप्शन मारोगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो इसी ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप टिक करना। तो इसका आंसर जो है 20 का वो है सी नंबर, दैट इज़ 1.15, दैट इज़ 1.15 है, ठीक है। फ्रूगिवोर का जो रिप्रेशन कोफिशिएंट आता है 1.15 है। उसके बाद 21 क्वेश्चन नंबर हम देख लेंगे कि इसमें मैच द फॉलोइंग है। तो मैच के लिए आप देखते जाओ। सबसे पहले आप रैंडमली किसी से भी मिला सकते हो या ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो। और ऑप्शन के थ्रू अगर हम देखें तो ए को या तो क्यू होगा या तो आर होगा। तो ए में अगर हम ए का क्यू देख लेते तो गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है, और आर में अगर देखा कॉम्पिटिटिव रिलीज, तो गॉस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ज़्यादा करेक्ट लग रहा है, तो ए का क्यू होना चाहिए। उसके बाद कॉनल्स का कौन सा एक्सपेरिमेंट था, तो कॉनल ने तुम्हारा कॉम्पिटिटिव रिलीज़ हो सकता है। मैकआर्थर का रिसोर्स पार्टीशनिंग हो जाएगा। मैकआर्थर ने जो 5 वॉबलर्स के बारे में बताया था कि वो लोग अलग अलग टाइम पे फीडिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से रिसोर्स का पार्टीशनिंग हो रहा था। तो मैकआर्थर का तो सही है, ठीक है, रिसोर्स पार्टीशनिंग हो जाएगा, मतलब सी का पी होना चाहिए। सी का पी कहाँ पे है, तो अगर सी का पी देखोगे तो एक ही ऑप्शन में है, मतलब ए का क्यू हो जाएगा, बी का आर हो जाएगा। बी आर दैट इज़ कॉनल्स का कॉम्पिटिटिव रिलीज हो जाएगा, एंड डी का तुम्हारा लॉजिस्टिक ग्रोथ का हो जाएगा, वरहॉर्स्ट पर्ल का लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, ठीक है। आपको इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप खुद भी रैंडमली मैच कर सकते हो, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, दैट इज़ हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स दैट द स्पीशिएशन इज़ ड्यू टू द, स्पीशिएशन क्यों हो पा रहा था हार्डी-वेनबर्ग के हिसाब से, बिकॉज ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की वजह से, या क्रोमोसोमल चेंजेस की वजह से, या जीन फ्रीक्वेंसी, या फिर तुम्हारा एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो जीन फ्रीक्वेंसी के बारे में ये हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल कहता है, तो वही उसी की वजह से स्पीशिएशन हो रहा था, मतलब नए स्पीसीज़ का जनरेशन हो रहा था, नए स्पीसीज़ बन पा रहे थे फ्रीक्वेंसी में अगर थोड़ा बहुत चेंज आया तो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन अगर देखा जाए तो मल्टीपल एलीलीज आर द कैरेक्टराइज्ड बाय। मल्टीपल एलीलीज क्या, मतलब मल्टीपल एलीलीज का मतलब क्या होता है, इट इज़ द मोर देन 2 अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन्स विच इज़ फाउंड एट द डिफरेंट लोकाई। मोर देन 2 अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन्स फाउंड ऑन द सेम लोकाई, कि 2 से ज़्यादा अल्टरनेट फॉर्म्स है जीन्स का जो अलग अलग लोकाई पे हैं। मोर देन 2 अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन्स विच आर फाउंड ऑन द सेम लोकाई। 1 जीन अकर्स इन 2 क्रोमोसोम, सो एक जीन 2 क्रोमोसोम में हो रहा है, नन ऑफ दिस। अगर सारा ऑप्शन देखा जाए तो मल्टीपल एलीलिज्म सेकेंड ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा, कि जो मोर देन 2 अल्टरनेट फॉर्म्स जो होते हैं जीन्स के वो सेम लोकाई पे प्रेजेंट है, दैट इज़
एग्जाम्पल ऑफ द मल्टीपल एलिलिज्म, मतलब मोर देन 2 ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ द जीन्स आर लोकेटेड ऑन द सेम लोकाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए 24 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस मैचिंग पेयर ऑफ द डिजीज एंड मेडिसिन। इनमें से डिजीज़ और उसके मेडिसिन का क्या मिसमैच पेयर है? तो एम्फाइसेमा में अल्फ़ा एंटीट्रिप्सिन दिया जाता है, तो हाँ ये तो सही है। यहाँ पे अल्फ़ा की जगह 24 का ऑप्शन नंबर, तो ये पहला सही है। उसके बाद है कैंसर में अल्फ़ा इंटरफेरॉन यूज़ किया जाता है, ब्लड क्लॉट के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज है, और एड्स में पेनिसिलिन। तो ये एड्स का पेनिसिलिन तो कभी नहीं हो सकता, तो 4th ऑप्शन ही तुम्हारा ऑप्शन चला जाएगा। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द राइट पेयर ऑफ द एक्सटेंट एनिमल विद दर कंट्री। इसमें तुम्हारा कंट्री के साथ आपको पेयरिंग करना है। तो डोडो कहाँ का था? मॉरिशस का था। ये सारा एनसीईआरटी है, एकदम एग्जैक्ट एनसीईआरटी। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत भी हो रहा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो, जहाँ पे आपको कंप्लीट एनसीईआरटी रीडिंग मिल जाएगा। आपको बस ऑडियो फॉर्मेट में मिलेगा, उसके लिए आपको बस अपने बुक के साथ बैठना होगा। अब साथ ही साथ अपना रीडिंग कर सकते हो खुद से, अदरवाइज़ मेरा सुन सकते हो। तो डोडो तुम्हारा जो है मॉरिशस में पाया जाता है। थाइलासीन तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। एंड थाइलासीन, तो इसके ऑप्शंस आगे देख लेते हैं, ऑप्शन के साथ मैच करने में ज़्यादा इजी होगा। तो ऑप्शन नीचे ही है ना? अच्छा, इसमें ऑप्शंस नहीं, इसमें आपको क्या करना है, राइट द पेयर। इनमें से क्या सही मैच किया गया वो बता देना, यही ऑप्शंस है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में तुम्हारा देखो डोडो रशिया का तो नहीं, ये तो गलत बात है, रशिया का तो था नहीं। तो थाइलासीन ऑस्ट्रेलिया का था, हाँ सही बात है। क्वागा मॉरिशस का था, नहीं। स्टिलासी का अफ्रीका था, नहीं। तो यही ऑप्शन चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ थाइलासीन विच इज़ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया आंसर नंबर 2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें कि 26 नंबर क्वेश्चन है आपका ये, कि रेस्ट्रिक्शन साइट रिकॉग्नाइज बाय द एंजाइम ई कोराई। तो ई कोराई का जो रेस्ट्रिक्शन साइट होता है वो क्या होता है? तो गार्डसी होता है। बहुत बार हमने देखा भी होगा, या फिर आप एनसीईआरटी पढ़े होगे तो पता चल जाएगा, गार्डसी है। तो गार्डसी ऐसा रट लो, या GAATTC जैसे भी बोल सकते हो। 27 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टली मैच। इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो एडीज़ मॉस्किटो को फैलाने, सॉरी डेंगू को फैलाने वाला कौन है? एडीज़ मॉस्किटो, तो ये भी सही है। फीमेल मलेरिया को फैलाने वाला फीमेल एनाफिलस, ये सही है। एम्बियोसिस को फैलाने वाला हाउस फ्लाइज है। और रिंगवर्म क्या ड्रॉपलेट से फैलता है? तो 4th ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, मतलब 27 का डी होगा। अगर आपको इस सब में भी दिक्कत हो रहा है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो कि बहुत सारे शॉर्ट्स अवेलेबल है, जिसमें मैंने डिजीज़ को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया, उसके सिम्टम्स को लेकर के, उसके सारे मैकेनिकल कैरियर किसके थ्रू फैलता है, क्या भी चीज़ है, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है तो वो आपका बहुत ही ईजिली 1 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द इकोलाई बैक्टीरिया ड्यूरिंग लैक्टोज कैटाबॉलिज्म। कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता है इकोलाई? तो ये तुम्हारा किस क्वेश्चन का है? तो ये तुम्हारा अगर देखा जाए तो ये लैकोपेरिन का क्वेश्चन है। तो लैकोपेरिन में 3 तरह के एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, कौन से नहीं होते हैं? तो बीटा ग्लाइकोसाइडेज प्रोड्यूस होता है भाई, तो पहला तो होगा। सेकेंड होता है ग्लाइकोसाइड, ट्रांस एसिटाइलेज भी होता है। कार्बोनिक अनहाइड्रेज ये नहीं होता है प्रोड्यूस, और ग्लैक्टोज परमिएज भी प्रोड्यूस होता है। तो 28 का जो आंसर चला जाएगा वो सी चला जाएगा, ये प्रोड्यूस नहीं होता है ड्यूरिंग द लैक्टोज कैटाबॉलिज्म। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से क्वेश्चन है कि द लॉन्गेस्ट जीन कंसिस्ट ऑफ, सबसे लंबा जो जीन है उसमें कितने नंबर ऑफ मिलियन पेयर्स क्या प्रेजेंट है? तो 29 का जो ऑप्शन है वो चला जाएगा डी, 2.4 मिलियन बेस पेयर्स प्रेजेंट है। तो 2.4 मिलियन बेस पेयर्स, ये सारे डेटाबेस है तो आपको रटना ही पड़ेगा 2.4 बिलियन बेस पेयर्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन मूंग बीन में तुम्हारा जो है रेजिस्टेंस टू येलो मोजाइक वायरस एंड पाउडरी माइल्ड्यू वेयर इंड्यूस्ड आर डेवलप्ड बाई, किससे डेवलप्ड होता है? तो ये किसका एग्जाम्पल है मूंग बीन वाला? तो म्यूटेशन ब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन, पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग, और उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसका जो ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा, 30 का फर्स्ट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट आप देख सकते हो कि कैपेसिटी ऑफ द प्लांट सेल टू गिव राइज टू द होल प्लांट बॉडी। पूरे होल प्लांट बॉडी को बनाने का जो कैपेसिटी है प्लांट सेल का, उसको क्या कहा जाता है? तो टोटिपोटेंसी कहा जाता है। तो ये सारे जो मतलब सारे एग्जाम्स होते हैं उसमें मोस्टली PYQs रिपीट होता है, तो ये क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे, इसलिए आप PYQs अच्छे से देख के चले जाना, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 देख लेते हैं। द पॉपुलेशन हैज़ मोर देन 50% इन पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, मतलब पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ज़्यादा पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सच, तो वैसा पॉपुलेशन कैसा होगा? अगर ये
प्री रिप्रोडक्टिव है, उसके बाद ये रिप्रोडक्शन है और पोस्ट में ज़्यादा है, तो ये किस तरीके से होगा, तो ये डिक्लाइनिंग टाइप होना चाहिए, ठीक है। तो 32 का जो ऑप्शन है वो चला जाएगा बी, ये डिक्लाइनिंग टाइप है। अगर नीचे का कम रहता बेस और ये धीरे धीरे बढ़ता तो वो स्टेबलाइजिंग है, बट बेस नीचे का कम है और बाकी ऊपर में ज़्यादा है तो वो डिक्लाइनिंग टाइप हो जाएगा। ना द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडीए डेफिशिएंसी कैन बी परमानेंटली क्योर। तो एडीए डेफिशिएंसी को परमानेंटली कैसे क्योर किया जा सकता है, तो चारों ऑप्शन देखेंगे तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ड्यूरिंग इन द इन्फेसी, ये थोड़ा सा ज़्यादा सही है कि वही करना चाहिए 33 का, ठीक है। लेकिन आगे देख लेते हैं परमानेंटली का पूछ रहा है तो क्या है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी एट द एज ऑफ द 5, नहीं ये ऐसा कुछ नहीं है कि 5 साल में ही करोगे तो सही है, तो ये गलत है, ऑप्शन तो ये नहीं होना चाहिए। इन्फ्यूज़न ऑफ द जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स आप डाल तो दोगे लेकिन ये तुम्हारा क्या बोलते हैं परमानेंट क्योर नहीं हो सकता, बिकॉज लिम्फोसाइट्स का लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत ही कम होता है। उसके बाद द इंट्रोडक्शन ऑफ एडिएट प्रोड्यूसिंग जीन्स इनटू द एम्ब्रॉयनिक स्टेम, हाँ ये आप कर सकते हो कि एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स में ही आप एडिएट जीन्स को प्रोड्यूस करवा दो। अगर आप इंट्रोड्यूस करवा पाते हो तो वो पक्का ही है कि वो डिजीज़ परमानेंटली क्योर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड मोस्ट करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ब्रेक्स बॉन्ड बिटवीन द, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो बॉन्ड ब्रेक करता है किसके बीच, तो वो एंजाइम किसके बीच बॉन्ड ब्रेक करता है, बेस पेयर्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, सुगर फॉस्फेट बैकबोन, एक्सोन्स एंड इंट्रोन्स इन सिस्टोन, उसके बाद एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन द शुगर एंड द बेस। तो इसका ऑप्शन जो है 34 का क्वेश्चन नंबर वो बी चला जाएगा, कहाँ किसके बीच टूटता है, तो वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन टूटता है एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो 35 नंबर, तो 35 में है कि सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है कि पहला है कि आर प्रेजेंट डे क्रॉप जो है, प्रेजेंट डे क्रॉप प्लांट्स आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम देयर वाइल्ड एंसेस्टर, जो अभी के क्रॉप प्लांट्स है वो वाइल्ड एंसेस्टर से एकदम अलग हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट है ऑलमोस्ट ऑल द प्रेजेंट डे क्रॉप्स आर रिजल्ट ऑफ द सिलेक्शन कैरिड आउट बाय द प्री हिस्टोरिक, जो भी अभी प्रेजेंट डे क्रॉप्स है वो बिकॉज शुरू से जो भी हम सिलेक्शन करते आ रहे हैं उसी की वजह से आज प्रेजेंट है वैसे क्रॉप्स। उसके बाद सीड्स एंड द प्लांट samples of only genetically superior and cultivated species are introduced from country to another, तो वही सारे सीड्स जो है जो जेनेटिकली सुपीरियर है उसी को कल्टिवेट किया गया और इंट्रोड्यूस किया गया। तो इनमें आपको क्या है, उसके बाद जेनेटिक डाइवर्सिटी टू ऑफ आर क्रॉप प्लांट्स मस्ट बी कंजर्व, तो इसमें आपको बताना क्या है, तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना या राइट वो पहले देख लो, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते तो ऑप्शंस पढ़ते पढ़ते तो क्वेश्चन ही इंसान भूल जाए। तो 35 का अगर देखा जाए तो 35 का आंसर चला जाएगा सी नंबर। इनमें से आपको इनकरेक्ट बताना, मतलब इसमें रॉन्ग क्या है, यही कि जो हम सीड्स और प्लांट सैंपल बना रहे हैं मतलब लगाते हैं ऑफ ऑनली, तो ज़रूरी नहीं कि हम जेनेटिकली सुपीरियर का ही कल्टिवेट करें, वो सुपीरियर के अलावा भी हो सकता है, विच आर इंट्रोड्यूस फ्रॉम कंट्री टू अनदर, और इंट्रोडक्शन भी जो कंट्री टू अनदर ये भी थोड़ा सा आपका उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है। तो 36 क्वेश्चन में क्या है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज प्रोड्यूस बाय जॉइनिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है, बाय जॉइनिंग 1 mRNA विद अ डीएनए सेगमेंट, 1 mRNA विद अ प्लाज्मिड डीएनए टू आरएनए मॉलिक्यूल, या एक mRNA को पॉलीपेप्टाइड के साथ ज्वाइन करोगे। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना तो एक mRNA को प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ दो तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, तो 36 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, तो ये सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो कि प्लाज्मिड है क्या, तो प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए, तो लीनियर डीएनए तो नहीं होता भाई, तो ये तो पहला गलत। उसके बाद क्रोमोसोमल है सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, तो क्रोमोसोमल नहीं हो, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर भी नहीं होता, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता, तो थर्ड ऑप्शन भी न्यूक्लियर लिखा है गलत। उसके बाद इसमें न्यूक्लियर है रेप्लिकेटिंग है, तो इसमें अच्छा, तो अब इसमें आपको बेस्ट ऑप्शन देखना पड़ेगा, तो इसका जो ऑप्शन चला जाएगा वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 में जो ऑप्शन चला जाएगा वो सी होगा, दैट इज़ द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर है विच इज़ सेल्फ रेप्लिकेटिंग, और तुम्हारा साथ ही साथ सर्कुलर है, मतलब ये सर्कुलर टाइप का होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर होता है और सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बीटी टॉक्सिन, बीटी टॉक्सिन के अबाउट करेक्ट स्टेटमेंट बताओ कि बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट करता है एज एन एक्टिव कंपाउंड इन द बैसिलस, नहीं, एक्टिव कंपाउंड्स के फॉर्म में तो नहीं प्रेजेंट होता, वो इनएक्टिव के फॉर्म में होता है। बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय कॉटन प्लांट टू किल द पेस्ट, कॉटन प्लांट प्रोड्यूस करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कॉटन प्लांट ही प्रोड्यूस करें। एक्टिवेटेड टॉक्सिन इंटर्स इनटू द ओवरीज एंड द प्रेजेंट ऑफ द पेस्ट, नहीं, ओवरीज में तो इंटर नहीं करता है, उसके मिडिल गट में इंटर करता है। इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन जो है वो कन्वर्ट होता है इन एक्टिव फॉर्म इन द इंसेक्ट गट, यस ये सही है, और पेस्ट और इंसेक्ट्स को कट करता है।
नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्यूशन किसे कहते हैं? तो इल्यूशन इज द कटिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग द डीएनए बैंड फ्रॉम द एग्रोस जेल, तो यस ये सही है। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से होता है, तो ये तुम्हारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डेफिनेशन है। मेकिंग द डीएनए फ्रेगमेंट्स विजिबल व्हेन एक्सपोज टू यूवी लाइट, तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का ही मेथड है, ठीक है, उसी में किया जाने वाला प्रोसेस है। एंड नाउ नेक्स्ट डी ऑप्शन जो है आइसोलेटिंग अ डिजायर्ड जीन फ्रॉम डीएनए ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो ये भी सही नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, दैट इल्यूशन का मतलब होता है कटिंग एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए बैंड फ्रॉम द ग्रोथ सेल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 क्वेश्चन। तो 40 में है क्या कि इसमें आपको बताना है कि कौन सा वन ऑफ द विच सपोर्ट द डिक्लाइनिंग फेज ऑफ द पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग फेज़ को कौन सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो मोर्टेलिटी ज़्यादा होना मतलब मर ज़्यादा रहा है, और नेटैलिटी बर्थ रेट ज़्यादा है कम है, तो इसमें आपको डिक्लाइनिंग फेज़ को कौन सा सपोर्ट कर रहा है? तो पहला ऑप्शन में जैसे है कि 40 का मोर्टेलिटी ज़्यादा है नेटैलिटी से, और दूसरा है नेटैलिटी ज़्यादा है मोर्टेलिटी से। अगर नेटैलिटी ज़्यादा होगा, हाँ समझ लो, डिक्लाइनिंग फेज़ कैसा फेज़ होता है कि उसमें पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रोथ ज़्यादा होता है डिक्लाइनिंग फेज़ में। जैसे कि आप स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो ये डिक्लाइनिंग फेज़ का ग्राफ आप बनेगा, जिसमें तुम्हारा रिप्रोडक्टिव, अगर ये तुम्हारा रिप्रोडक्टिव फेज़ है तो ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज़, मतलब पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज़ ज़्यादा है तो वो डिक्लाइनिंग फेज़ बनता है। तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज़ कब ज़्यादा होगा? जब नेटैलिटी मतलब बर्थ ज़्यादा हो रहा है और एज़ कम्पेयर टू डेथ, अगर बर्थ ज़्यादा होगा और डेथ कम होगा तभी तो ज़्यादा पॉपुलेशन होगा आफ्टर पोस्ट रिप्रोडक्टिव, तो यही चला जाएगा ऑप्शन नंबर, जिसमें नेटैलिटी ज़्यादा होगा मोर्टेलिटी से। जूस पोज क्या होता है? तो जूस पोज इज ए हैप्लॉइड नॉन फ्लैजिलेटेड, नहीं फ्लैजिलेटेड है तो पहला तो गलत है। हैप्लॉइड फ्लैजिलेटेड गैमेट्स नहीं होता है, हैप्लॉइड फीमेल गैमेट्स नहीं है, हैप्लॉइड फ्लैजिलेटेड, तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। ये हैप्लॉइड है, फ्लैजिलेटेड स्पोर है, ठीक। उसके बाद है द लिस्ट ऑफ द एजेंट्स ऑन पॉलिनेशन, और टेक्निकल वर्ड्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको देख लो 4 ऑप्शंस दिए हुए कि किसको क्या कहते हैं। मैकेलोफिली इज द मलाकोफिली इज द पॉलिनेशन बाय स्नेल्स, तो यस इट्स ट्रू। एंटेमोफिली बर्ड्स नहीं, ऑर्निथोफिली होता है, ऑर्निथोफिली इवेंट्स, ये भी गलत है। ऑर्निथोफिली बर्ड्स को कहते हैं, एंटेमोफिली इंसेक्ट्स को कहते हैं, अनीमोफिली तुम्हारा कहते हैं विंड्स को, तो ये भी गलत है। तो मेलाकोफिली पहला ही ऑप्शन सही है, स्नेल्स के थ्रू पॉलिनेशन को मेलाकोफिली कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 43 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगैमी, क्लिस्टोगैमस से मतलब बंद है, तो क्या वो हमेशा एग्जिबिट करेगा ऑटोगैमी ही? तो हाँ बंद है तो एग्जिबिट ही करेगा। चलो पहला तुमको सही लग रहा है, आगे पढ़ लेते हैं। कैस्मोगैमस फ्लावर्स ऑलवेज एग्जिबिट, कैस्मो मतलब ओपन है तो वो ऑटोगैमी भी कर सकता है, गेटनोगैमी जेनोगैमी जो करना वो कर सकता है वो। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो है वो दोनों क्या ऑटोगैमी प्लस गेटनोगैमी कर सकता है, तो नहीं गेटनोगैमी उसको करने का कैपेबिलिटी नहीं है, वो क्लोज्ड है तो हमेशा ऑटोगैमी ही करेगा। कैस्मोगैमस फ्लावर कभी भी ऑटोगैमी नहीं करेगा, तो ये गलत बात है, कुछ भी कर सकता है, उसके पास कुछ भी चांसेस है। तो पहला स्टेटमेंट ज़्यादा सही है और वही आंसर है आपका 43 का फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द एक्स सिचु कंस्ट्रक्शन मेथड, इसमें से आपको एक्स सिचु बताना है। इन सिचु और एक्स सिचु में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो इन सिचु है मतलब उसी जगह पे प्रिजर्व करना, और एक्स सिचु जो है उस जगह से हटा करके कहीं और प्रिजर्व करना। तो जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं उसी जगह पे प्रिजर्व करने को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहते हैं। बायोस्फीयर में भी मतलब उसी एरिया पे प्रिजर्व कर रहा है जहाँ पे वो रह रहा है, उसके ये क्रायो प्रिजर्वेशन है जो एक्स सिचु का हो जाएगा। नेशनल पार्क्स भी इन सिचु के हो जाएंगे। तो 44 का आंसर नंबर सी चला जाएगा। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड द नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, कंजर्वेशन से ही तुम्हारा ध्यान रखना है, यहाँ पे यूनियन फॉर नेचर एंड नेचुरल नहीं, तो इट इज़ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। 45 का ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक कॉल्ड, भाई ब्रीड करना प्लस लाइफ स्टॉक को ग्रो करना उसे क्या कहा जाता है? तो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ये आता है। सिंपल, आपको NCERT आप 11th-12th अच्छे से भी पढ़े हो ना, थोड़ा भी बहुत तो अच्छे से कर लोगे, तो मोस्टली आपको NCERT ही रटना है। तो इसमें एनिमल हस्बेंड्री ऑप्शन चला जाएगा, आंसर नंबर डी। नाउ द नेक्स्ट है कि म्यूल जो है क्रॉस ब्रीड है किसका? तो जैसे कि जो भी क्रॉस ब्रीडिंग होता है तो म्यूल तो डंकी एंड हॉर्स का है। अब इसमें फीमेल कौन है मेल कौन है वो याद रखने के लिए आप ऐसे जान सकते हो कि जिस फादर का नाम से ही तुम्हारा फर्स्ट लेटर लिया जाता है। अगर फादर जैसे कि तुम्हारा म्यूल है मतलब, तो उसमें फर्स्ट जैसे कि मेल हॉर्स और फीमेल डंकी, तो इसमें क्या है कि अगर हॉर्स मेल होता तो हिन्नी रहता, ठीक है नाम, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा जो है वो
ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, जिसमें मेल डंकी होता और फीमेल हॉर्स हो जाएगा, ठीक है। और उल्टा होता तो फिर हिन्नी हो जाता, म्यूल में तुम्हारा मेल डंकी हो जाएगा। 7 तुम्हारा 47 का डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मेल डंकी होगा और तुम्हारा फीमेल हॉर्स हो जाएगा, ठीक। Now the next question, identify the two rice variety which are used to develop semi drop variety of rice। तो सेमी ड्रॉप वैरायटी मतलब राइस का प्रोड्यूस करने के लिए दो कौन सा राइस वैरायटीज़ है जो यूज़ किया जाता है, तो IR8 और ताइचुंग नेटिव 1, इसी का यूज़ किया जाता है सेमी ड्रॉप वैरायटीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। तो 48 का ऑप्शन नंबर 1 है। सोनालिका, कल्याण सोना, ये तो वीट का एग्जाम्पल है। जयरत्ना इस सेमी ड्रॉप का एग्जाम्पल है, बट इसका यूज़ नहीं किया जाता सेमी ड्रॉप प्रोड्यूस करने को, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेना आपको। 49 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग फॉल्स है। तो ऑफस्प्रिंग्स आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, तो क्या ऑफस्प्रिंग सिमिलर होते हैं पेरेंट्स के, तो पढ़ लेते हैं सारे ऑप्शंस, उसके बाद बताएंगे। रिडक्शन डिवीजन इज टेक्स प्लेस, तो पहला तो सही लग रहा है। सेकंड ऑप्शन क्या है कि रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ ये तो गलत बात है, नहीं है, क्योंकि ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान तो रिडक्शन डिवीजन नहीं होता। ऑफस्प्रिंग डू नॉट शो वेरिएशन, ऑफस्प्रिंग्स जो है वेरिएशन शो नहीं करते, तो ऑफस्प्रिंग्स वेरिएशन शो नहीं करते। इनमें से आपको क्या, इसमें से हमको बताना क्या है, पहले देख लेते हैं। फॉल्स बताना, मतलब ये तो सही बात है, पहला भी सही है, सेकंड गलत है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। सी भी सही है, और ज़ायगोट फॉर्मेशन डजंट टेक प्लेस, ये भी सही है। तो आंसर नंबर बी चला जाएगा, जो तुम्हारा गलत है, गलत को ही चुनना था। लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका मैच कॉलम है, ठीक है। इसमें पॉलीएम्ब्रॉयनिक किससे मैच करेगा, सिट्रस से करना चाहिए। कुछ भी आप देख लो, डाइसियस किससे करना चाहिए, तो डाइसियस डेट पाम से करना चाहिए, तो डेट पाम का डाइसियस होना चाहिए। तो बी का 3 होना चाहिए, बी का 3 आप देख सकते हैं, बी का 3 दो ऑप्शन में है। उसके बाद अगर क्लिस्टोगैमस में देखें तो कॉमेलिना होना चाहिए, तो सी का तुम्हारा 1 होना चाहिए, बी का 3 सी का 1, तो बी का 3 देख लो, सी का 1 फर्स्ट ऑप्शन है, तो 50 का फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल गया। और भी आप मिला लो, तुम्हारा सी का तुम्हारा जैसे क्लिस्टोगैमस हो गया, डी का एपोमिक्सिस डी का 2 है, ग्रास होना चाहिए, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 तुम्हारा करेक्ट है, ठीक है। और मैंने बहुत ही फास्टली और बहुत ही कम, आई थिंक ये 35 to 37 मिनट का वीडियो बन गया है, ठीक है। और इसमें आपको मैंने 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर दिया, जितना ज़्यादा फास्ट हो सके, और सारे ऑप्शंस को डिस्कस करते हुए भी मैंने किया है, ठीक। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में आप अपना फीडबैक ज़रूर देना, और इससे बेटर अगर कुछ चाहिए तो आप बता सकते हो। और झारखंड कंबाइंड से जितने भी एग्ज़ाम रिलेटेड हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे मैं डिस्कस कर दूँगी एज़ फास्ट जितना हो सके। और मैं भी ये भी ट्राई कर रही हूँ कि मैं बायोलॉजी का रिविज़न भी करवा दूँ शॉर्ट नोट्स के थ्रू, तो अब अपना फीडबैक देना कि हाँ ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स फैमिली से सब शेयर करना, और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।